कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो कई साल जेल में बिताने के बाद अब आज़ाद हो चुका है। लेकिन वह आज़ादी नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज़ चाहता है, बदला। अब आगे जेम्स कुलेन जिमी एक कड़क मिजाज, गुस्सैल लेकिन बेहद ताकतवर आदमी है जो जेल से रिहा होने जा रहा है। जेल से बाहर निकलते ही वो बिना किसी देरी के दौड़ लगाता है, मानो वो आज़ादी का नहीं बल्कि मौत का पीछा कर रहा हो। उसकी मंजिल है एक कार जंकयार्ड, जहां खड़ी है उसकी पुरानी 1970 की शेवरले चेवेल। कार के डैशबोर्ड में उसे मिलती है एक लोडेड बंदूक, एक नामों की लिस्ट और अपने मरे हुए भाई गैरी की तस्वीर। उसके दिल में जल रही है बदले की आग, और यही आग उसे ले जाती है बेगर्सफील्ड कैलिफोर्निया में एक टेलीमार्केटिंग ऑफिस में, जहां वो प्रेस्कॉट एस्टन नामक आदमी को दिन दहाड़े गोली मार देता है। यह पहला नाम था उसकी हिट लिस्ट में, और ये महज शुरुआत है। इसके बाद जिमी मिलता है रॉय ग्रॉन से, वही आदमी जिसने उसे जेल से बाहर निकलने पर कार और बंदूक दी थी। अब जिमी रॉय से जबरन वो बाकी नाम जानना चाहता है जो उसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। रॉय डर जाता है लेकिन जानता है कि जिमी इस बार नहीं रुकेगा। जिमी की यह हिंसक शुरुआत पुलिस के रडार पर आ जाती है। इस केस को हैंडल कर रहे हैं दो डिटेक्टिव, सिसेरो और हैम्फ्रीज। सिसेरो एक तेज तर्रार और पेशेवर अफसर है, जबकि हैम्फ्रीज नशे का आदी, थका हुआ और रिटायरमेंट से कुछ ही हफ्ते दूर। सिसेरो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों को साथ काम करना पड़ रहा है। अपनी जांच के दौरान इन्हें पता चलता है कि प्रेस्कॉट उस आदमी को जानता था जिसने उसे मारा था। वहीं दूसरी तरफ एक और खतरनाक खिलाड़ी इस खेल में उतरता है, द किलर, एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे जिमी को खत्म करने की सुपारी मिली है। वो खुद को परफेक्शनिस्ट मानता है जो कभी हार नहीं मानता। उसका अतीत कष्टदायक रहा है। उसे बचपन में पोलियो की बीमारी थी, लेकिन सर्जरी और मेहनत से उसने खुद को मजबूत बना लिया। दूसरी तरफ जिमी हत्यारों की लिस्ट में दूसरे व्यक्ति केनेथ टाइजन को ढूंढता है, जो अश्लील फिल्में बनाता है। टाइजन एक लड़की को बहाने से नशीली ड्रिंक पिलाता है, जिससे लड़की को चक्कर आता है कि तभी जिमी वहां पहुंच जाता है और टाइजन को गोली मार देता है। ठीक उसी समय किलर वहां पहुंचता है और दोनों के बीच हॉलवे में जबरदस्त गोलियां चलती है। जिमी किसी तरह भाग निकलता है। जिमी की तेजी और निडरता से किलर चौंक जाता है। अब ये उसके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है। इस मुठभेड़ का किलर पर गहरा असर होता है, जिसके कारण वह जिमी की हत्या को अपना आखिरी मिशन बना लेता है। दूसरी तरफ सिसेरो और हैम्फ्रीज जिमी के अतीत को खंगालते हैं और पाते हैं कि कई साल पहले एक बैंक डकैती के दौरान उसके साथ धोखा हुआ था। जिमी उस समय एक ड्राइवर था और उसका भाई गैरी उस ग्रुप का हिस्सा था। जिमी ड्राइविंग में बहुत माहिर था, जो अपने ग्रुप के साथ भागने में सफल रहा, लेकिन उनके ग्रुप पर दूसरे ग्रुप ने घात लगाकर हमला कर दिया। यह एक साजिश थी और इस पूरी घटना को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया था। सिसेरो को याद आता है कि उसने वो वीडियो कहीं देखा था जिसे टाइजन ने फिल्माया था, जिससे गैरी की हत्या और जिमी को एक अज्ञात व्यक्ति ने सिर में गोली मारी थी। लेकिन जिमी किसी तरह बच गया और सर्जरी के दौरान उसकी खोपड़ी में एक मेटल की प्लेट लगाई गई है। वो सब लोग जो उस वीडियो में थे अब जिमी की हिट लिस्ट में हैं। दूसरी तरफ जिमी अपनी गर्लफ्रेंड नैन पोर्टमैन से मिलता है, जो जानती है कि जिमी बदले की राह पर है। नैन उसे बताती है कि उसने जिमी के अजन्मे बच्चे का गर्भपात करवा दिया
और एक परिवार बनाकर नई जिंदगी शुरू कर ली है। वह उसे गैरी के सभी कातिलों को मारने के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन ये मुलाकात एक दर्दनाक मोड़ छोड़ जाती है। वहां से निकलकर जिमी नवादा के एक स्ट्रिप क्लब में पहुंचता है और गैरी का गला काटने वाले बाउंसर हॉविस निक्सन के पास जाता है और उसे चाकू से मार देता है, लेकिन वह बच जाता है। जल्द ही हैम्फ्रीज और किलर दोनों को खबर मिलती है कि निक्सन हॉस्पिटल में है। यह जानते हुए कि जिमी उसे खत्म करने के लिए वापस जाएगा, वे वहां पहुंचते हैं। जिमी अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की ओर घुमाता है और हॉस्पिटल में घुसकर सर्जरी के दौरान ही निक्सन को मार देता है। हैम्फ्रीज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसका बैज देखकर उसे छोड़ देता है। बाहर निकलते वक्त किलर उसकी कार का पीछा करता है और दोनों अपनी कार को हाईवे पर बहुत तेजी से चलाते हैं, जिसमें किलर जिमी की गर्दन में गोली मार देता है। गंभीर रूप से घायल जिमी अपनी मां के पास जाता है, जो उसकी चोट का इलाज करती है। जिमी को अब शक है कि उनके पिता ने ही गैरी और उसे मरवाया था, क्योंकि वो लूटी हुई रकम नहीं बांटना चाहते थे। लेकिन उसकी मां उसे बताती है कि उसके पिता तो कई साल पहले मर चुके हैं। वो खुलासा करती है कि जिमी के पिता ने हमेशा उससे नफरत की, क्योंकि वो नाजायज औलाद था। उसकी मां ने शादी के बाहर संबंध बनाए थे। और फिर जिमी एक पारिवारिक फोटो देखता है जिसमें गैरी की प्रेमिका भी है, लेकिन अब यह हैम्फ्रीज की पत्नी है। अब जिमी की लिस्ट में अंतिम व्यक्ति अलेक्जेंडर जेरोड था, जो अब एक पादरी बन चुका है। जिमी इसके पास पहुंचता है। यह जिमी को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली है और उससे माफी की भीख मांगता है, जिसके कारण जिमी इसको छोड़ देता है। जिमी अकेला बैठा होता है कि तभी सामने आता है किलर, जो कहता है कि जिमी का बदला अभी भी अधूरा है, क्योंकि जिसने ये सब शुरू किया था वो अभी भी जिंदा है। सिसेरो को आखिरकार सच पता चलता है। हैम्फ्रीज ही वो आदमी है जिसने जिमी को वीडियो में गोली मारी थी। गैरी के सभी कातिल पुलिस के मुखबिर थे, जिन्होंने कभी कोई गंभीर जेल की सजा नहीं काटी। उनके मामलों को हैम्फ्रीज ने निपटाया था। सिसेरो जल्दी से उस चर्च में पहुंचती है जहां किलर और जिमी आमने सामने होते हैं। दूसरी तरफ हैम्फ्रीज वहां पहुंचता है और किलर को उससे दूर हटने को कहता है और खुद ही जिमी के सिर में गोली मार देता है, सोचते हुए कि कहानी खत्म हो गई, जिससे पता चलता है कि वीडियो में उसे गोली मारने वाला वही था। वह किलर को काम पूरा करने के लिए पैसे देता है, लेकिन वह मना कर देता है और हैम्फ्रीज से कहता है कि वह उससे कभी संपर्क न करे। हैम्फ्रीज अपनी पत्नी मरीना को कॉल करता है, जो असल में गैरी की गर्लफ्रेंड और उसकी मुखबिर थी। और तभी जिमी वापस आता है। उसकी सिर में लगी स्टील की प्लेट ने उसे बचा लिया था और वो हैम्फ्रीज को गोली मार देता है। सिसेरो घटना स्थल पर पहुंचती है, लेकिन हैम्फ्रीज को मरा हुआ देखकर जिमी की पहचान और हैम्फ्रीज का अपराध छुपा लेती है। जिमी अपने भाई गैरी की राख को समुद्र में बहा देता है, फिर अपनी सेवरले में बैठकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है, शायद एक नई शुरुआत की तलाश में।